हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल सिंह फ्रॉम लॉ स्टडी पॉइंटर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो में हम कंप्लीट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या कोई आपको कमेंट करना है या कोई सजेशन आपको देना है और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके आपको। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हम बोलते हैं डीपीएसपी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या, जिनको हम डीपीएसपी के नाम से हम शॉर्ट में इनको डीपीएसपी पढ़ते हैं। तो ये है क्या? तो इनको हम जो है हमने इनको जो है ऐड किया है 4 वर्ड्स में। हमने इसको देयर 4 वर्ड्स में हमको ऐड किया है: डायरेक्टिव, प्रिंसिपल, स्टेट एंड पॉलिसी। दे आर 4 वर्ड्स और इन 4 वर्ड को मिला के बनता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि डायरेक्शन, प्रिंसिपल सिद्धांत, स्टेट राज्य और उनकी पॉलिसीज, इनसे मिलकर बनता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि दीज आर द गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स। ये क्या है? ये गाइडलाइंस हैं और प्रिंसिपल्स हैं टू बी कैप्ट इन साइटेशन वाइल फ्रेमिंग लॉज और पॉलिसी, दैट इज दे आर इंस्ट्रक्शंस टू बी लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी होती हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक मेन पर्पज ये है कि जब कभी भी हमको अपने लॉज बनाने होंगे, फ्रेम करने होंगे, जब भी हमें पॉलिसीज बनानी होंगी स्टेट वेलफेयर के लिए, तो हम कहाँ बनाएंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आके हम अपने बनाएंगे। ठीक है। और ये हम गाइडलाइन और प्रिंसिपल कहाँ दे रखे हैं? हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दे रखे हैं। चलिए, तो अभी इंस्ट्रक्शन किसको करते हैं? ये हमारे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को इंस्ट्रक्शन करते हैं कि भाई साहब आप आइए, क्योंकि स्टेट वेलफेयर का मामला है। स्टेट वेलफेयर को हमने कहाँ रखा है? अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा है। ठीक है। हम जानते हैं, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है कौन से पार्ट में है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है, और हमने इनको कहाँ से डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को हमने कहाँ से बोरो किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में है। यहाँ किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे यहाँ पे कहाँ कहाँ मेंशन है? पार्ट 4 में मेंशन है। इज इट क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं कि अब ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है। तो इट्स वेरी सिंपल कि हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है वो आर्टिकल 36 टू 51 आर्टिकल में मेंशन है। यहाँ किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 टू 51 है, यानी कि 36 से 51 तक ये जो आर्टिकल्स कवर होते हैं वो इंक्लूसिव है, यानी कि 36 भी इंक्लूड है और 51 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो इंक्लूसिव है। अब बात आती है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और डीपीएसपी हमने कहाँ से बोरो किया है? जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, हमने कहाँ से हमने बोरो किया है? इसको हमने आयरलैंड से बोरो किया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है आयरलैंड का, हमने उसको यहाँ से बोरो किया है। ये आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो वो पार्ट है आपका 4th। और कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 टू 51 में है। नेक्स्ट आपका है कि कहाँ से हमने बोरो किया है? तो हमने इसको बोरो किया है आयरलैंड से। इज इट क्लियर? और जो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से किसको मानते हैं? हम गांधीयन जो प्रिंसिपल्स है उसको हम फॉलो करते हैं, जो रिलेटेड है किससे? सोशल जस्टिस से, इकोनॉमिक वेलफेयर से, फॉरेन पॉलिसी से एंड लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से रिलेटेड है। हम इसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम इन सारी चीज़ों को जो है हम कवर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आती है कि जो हमारी डायरेक्टिव डीपीएसपी है, हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है? वो इतनी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखती है? तो तो मैं थोड़ा सा इसमें और डिटेल बता दूं
कि जब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, तो दो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कवर करते हैं आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर करते हैं, वो कवर करते हैं आपके आर्टिकल 12 से लेके कहाँ तक कवर करते हैं, आर्टिकल 12 to 35, राइट। ये हमें आर्टिकल 35 तक कवर करते हैं, राइट। दूसरी चीज़, जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे, वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारी इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि हमने इनको उस टाइम पे क्यों इनको जो है इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं बनाया, क्योंकि हमने जो ये हमारा गोल है, ये हमारी पॉलिसीज़ हैं, जैसे जैसे हम वेलफेयर स्टेट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हम अपनी पॉलिसीज़ को क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट करते चले जाएंगे। ये स्टेट का मामला है, इसीलिए इसको जो है हमने पार्ट 4 में रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अब इसका महत्वपूर्ण, ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखती है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। एक तो जो सबसे चीज़ है वो है वेलफेयर स्टेट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो वेलफेयर स्टेट है, यानी कि एक कल्याणकारी राज्य, मतलब स्टेट के जो राज्य की जनता है, समाज है, उसके बारे में, उसके वेलफेयर के बारे में सोचता है। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो गाइड द स्टेट टू बिल्ड ए वेलफेयर स्टेट, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो गाइड करती है स्टेट को टू बिल्ड ए वेलफेयर स्टेट, यानी कि आपको क्या बनाना है, एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना है, यानी कि कल्याणकारी समाज का निर्माण करना है। दूसरी चीज़ है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि सामाजिक और आर्थिक जो न्याय होना चाहिए, वो इसमें जो क्या करता है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का काम है कि प्रमोट करे जस्टिस को। जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानता है का भेदभाव है, उसको कम करना है, रिड्यूस करना है। तीसरा काम है गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर लॉज, कि हमको क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, हमको क्या करना है, गाइड करना है कि गवर्नमेंट क्या करे, पॉलिसी बनाए और लॉ लेकर आए जिससे जिससे हमारे समाज का क्या हो, वेलफेयर हो। अब सप्लीमेंट टू फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की परख, यानी कि इंश्योर करता है सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। ये जो हमारे जो सप्लीमेंट है यहाँ पे, इसको हम सप्लीमेंट के तौर पर देखते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट टू फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट्स के सप्लीमेंट है, इसके बिना फंडामेंटल राइट्स भी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हो जाते हैं, ठीक है। जुडिशियल यूज, इसमें अब न्यायिक उपयोग क्या है, कोर्ट्स एक्सपेंड राइट्स यूजिंग डीपीएसपी, लाइक एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है ना, राइट टू वर्क है ना। यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें जो है ये आती हैं। बेसिस फॉर रिफॉर्म्स, अब सुधारों का आधार क्या होना चाहिए, इंस्पायर सोशल लेजिस्लेशन एंड अमेंडमेंट्स, सामाजिक कानून व संशोधनों को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है इसमें इंटरनेशनल पीस, क्योंकि देखो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, वो इंटरनेशनल पीस है और गुड गवर्नेंस है, सुशासन, जिसकी बार बार जब भी बिहार के इलेक्शन होते हैं, यूपी के इलेक्शन होते हैं, तो आपने देखा ही होगा कि सभी हमारे जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो गुड गवर्नेंस का एक जो है एक नारा देते हैं कि हम गुड गवर्नेंस लेके आएंगे, सुशासन लेके आएंगे। अक्सर बिहार में जब भी इलेक्शन होते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर सुशासन की बात की जाती है, यानी कि वहाँ पे कहा जाता है कि हम सब ना गुड गवर्नेंस लेके आने, प्रमोट करेंगे फेयरनेस को, मोरालिटी को लेके आएंगे, एफिशिएंसी को ले कराएंगे, यानी कि निष्पक्षता होगी, मतलब निष्पक्ष इलेक्शन होंगे, नैतिकता होगी वहाँ बिल्कुल एकदम जो है, मोरालिटी की बात की जाएगी, इफिशिएंसी होगी, प्रभावशाली दिखेंगे। और ऐसा आप जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इंटरनेशनल पीस, इनकरेज रेस्पेक्ट फॉर ग्लोबल लॉ एंड पीसफुल रिलेशन, यानी कि हमको अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वो शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है, हमको किसी के साथ उलझना नहीं है। हमको जितने भी हमारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे, उन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को हमको जो है कैसे करना है, बड़ा पीसफुल तरीके से उनको हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जो हम नेक्स्ट देखते हैं, जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो हम इनको 3 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन करके देखते हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में हम क्लासिफिकेशन करते हैं इनका। सबसे पहले क्लासिफिकेशन होता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल के रूप में, नेक्स्ट इसका होता है गांधीयन प्रिंसिपल के रूप में, थर्ड इसका है लिबरल प्रिंसिपल के रूप में। जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं इसमें कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी
तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि एक सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। तो अब हमें देखते हैं कि इन कुछ आर्टिकल्स हो सकता है कि तीनों में आते हो, सोशल में भी आते हो, गांधीयन में भी आते हो, लिबरल में भी आते हैं। जैसे आर्टिकल हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल को पढ़ते हैं तो इसमें आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43B और 47 कवर होते हैं। जैसे गांधीयन प्रिंसिपल आप पढ़ते हैं तो गांधीयन प्रिंसिपल 43 और 43 यहाँ भी प्रिंसिपल का कवर करता है, क्योंकि वो सोशलिस्ट का पार्ट भी और गांधी जी भी इसको मानते थे कि भाई होना चाहिए चीजें। 40, 43, 43B, आर्टिकल 46, 47 और 48 ये गांधीयन प्रिंसिपल है। तो लिबरल आर्टिकल, जो लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है, वो कौन से हमारे आर्टिकल 44 है, 45 है, 48 है, 48A है, 49 है, 50 है, 51, ये सारी चीजें हमें जो है लिबरल जो प्रिंसिपल्स है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स है, वहां देखने को मिलती है। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सोशलिस्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इसको हिंदी बोलते हैं समाजवादी का सिद्धांत। ठीक है, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या है, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वो रिफ्लेक्ट करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, यानी कि जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है वो समाज किसकी किस किस किसको किस आइडिया को करते हैं, सोशलिज्म के आइडिया को प्रमोट करते हैं। द एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, कौन कौन से, एक तो इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस। एक तो आप दो तरह का जस्टिस होता है सब सोसाइटी में, अगर आपने देखा होगा, एक दो तरह का जस्टिस है, एक तो सोशल जस्टिस है, एक इकोनॉमिक जस्टिस है। सोशल जस्टिस है कि उसको जो है मान सम्मान सोसाइटी में बराबर का मिलना चाहिए, उसको हम इस तरीके से उसके साथ हम अनजस्टिस नहीं कर सकते कि उसके साथ कास्टिज्म पे जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो किसी भी टाइप का उसके साथ ना सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस हमारा ये है कि अगर हम वहाँ पे किसी से काम जो है बराबर का ले रहे हैं, यानी कि अगर हम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करते हैं, अगर कोई वहाँ पे दो लोग हैं काम करने वाले, एक मेल है एक फीमेल है, और वहाँ पे मेल की काम दोनों का बराबर का है, दोनों का वर्क क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की सैलरी डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस नहीं हो सकता, यानी कि सोसाइटी या किसी के पास बहुत ज़्यादा वर्थ होती जा रही है, जो वेल्थ होती जा रही है, और किसी के पास वेल्थ कम है, तो ये भी इकोनॉमिक जस्टिस नहीं कह सकते। एंड सेट द पाथ टूवर्ड्स वेलफेयर स्टेट, ये एक सेट करते हैं, एक रास्ता बनाते हैं वेलफेयर स्टेट के लिए। जो हमारा आर्टिकल 38 इस बात की गवाही देता है कि हम बिना वेलफेयर स्टेट के लिए ना काम करेंगे। जो हमारा आर्टिकल 38 है वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, इसमें बताता है सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर फॉर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हमने यहाँ तीन तरह के जस्टिस रखे हैं। तो अगर हम फंडामेंटल जो हमारा प्रिंसिपल में है, और हम जो प्रियम्बल जब हम डिस्कस करते हैं, तो अपने प्रियम्बल में भी हम जो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी की बात करते हैं, और वहाँ पे हम जो है जस्टिस की बात करते हैं, तो बात तीन तरह के जस्टिस हमें निकल के आते हैं, सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, है ना। तो यहाँ पे जो मिनिमाइज करनी है हमें, जो सोसाइटी में इनइक्वलिटीज, इनकम है, स्टेटस है, जो फैसिलिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। अब किसी के लिए फैसिलिटीज एसी कमरे में लगी हुई है, किसी के एसी कमरे में नहीं है, किसी को अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, किसी को अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए। जो भी सोसाइटी में है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल इनकम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम जो सोसाइटी में हमारे पास मिनिमाइज करनी है इनको, जो इनइक्वलिटीज हैं सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी में हम जो है आर्टिकल 39 है, जो आर्टिकल 39 बताता है कि जो हमें सबसे पहले क्या है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। जब हम लिवलीहुड की बात करते हैं, लिवलीहुड की बात करते हैं, यानी कि जीवन जीना, जो हमारा जो जीवन है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है, जो बेसिक नीड्स हैं उसकी हमें एडुकेट होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट हमको जो है रोटी कपड़ा और मकान तो एटलीस्ट हमें मिलना चाहिए, और वो जितने भी हमारे सिटीजन्स उनका फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है ना भाई, हमको एडुकेट मीन्स तो मिले, कम से कम एटलीस्ट हम जो है दो वक्त का खाना तो मिलना चाहिए ना सिटीजन्स को, हवा मिलनी चाहिए शुद्ध, जो है वो नहीं मिल पा रही। एडुकेट मीन्स का लिवलीहुड, अपने जीवन के लिए हमको जो भी चीज़ें जरूरी है वो एडुकेट मीन्स होनी चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑफ रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है,
किसी के पास कितनी भी चीज़ें जा रही हैं, किसी को हमने जो है हम दे ही नहीं रहे हैं, तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो भी रिसोर्सेज हैं फॉर कॉमन गुड के लिए। नहीं हो रहा है। अगर आज मेरे पास पैसा, आज मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो मैं खाना बहुत ज़्यादा खरीद लूँगा, सब मैं ना वेस्ट में, मैंने क्योंकि मेरे पास पैसा है मैं उसको वेस्ट कर दूंगा जाके। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी रिसोर्सेज हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास अगर पैसा ज़्यादा है तो हम उसको वेस्ट कर देंगे, क्योंकि उस पर कॉमन गुड है, उस पर सबका अधिकार है उस पर। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, हमको प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका जो फोर्थ प्रिंसिपल है 39 क्लॉज डी है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। यहाँ पे हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है इक्वल पे फॉर वर्क, और कई बार ये जुडिशरी के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि अंडर विच आर्टिकल हैज बीन मेंशन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, ये पूछा गया है कई बार। तो ये आर्टिकल 39 सब क्लॉज डी में है। तो यह इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है, नरगेश मिर्जा, जिसको हम एयर होस्टेज केस के नाम से भी जानते हैं, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यहाँ पे है कि जितना जो भाई आप काम कर रहे हो, बराबर का अगर काम कर, इक्वल वर्क है आपका, तो वहाँ पे आपको समान वेतन भी मिलना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से नहीं कि आप अगर फीमेल है तो आप इनको कम जो है पे करेंगे, और अगर और जो है मेल है तो उसको आप जो है ज़्यादा पे करेंगे। प्रिजर्वेशन फॉर द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज। अब वो क्या करना है यहाँ पे, जो हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है, उनका हमें हेल्थ का ख्याल रखना है, प्रिजर्व करना है, और जो स्ट्रेंथ है उनकी बढ़ाना है, और चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल एब्यूज, जो भी यहाँ पे जो चिल्ड्रन को हम काम कर रहे हैं उनको फोर्सेबल एब्यूज उनको हमें नहीं होने देना है, उनको हमें प्रिजर्व करना है, उनको रोकना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो मैंने बताया कि लैंडमार्क जजमेंट है ये जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पे, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1982 का जजमेंट है, और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 39 सब क्लॉज डी में। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। उन्होंने कहा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, but since it is a constitutional rule, it can be enforced through Article 32. अब आपको पता ही आर्टिकल 32 में क्या है। आर्टिकल 32 हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्या दे रखा है, रेमेडीज दे रखी है, मैंने बताई ना, टैबलेट है 5 वो, है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या देता है, टैबलेट देता है ना, डायग्नोज करने के लिए। इसमें एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुर्राराजन, और ये फर्स्ट अमेंडमेंट से रिलेटेड केस है, मैं कई बार इसको पढ़ा चुका हूँ। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुर्राराजन में ये और इसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को लेके बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जजमेंट दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, जब भी फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फंडामेंटल राइट्स वुड प्रिवेल। तो क्या होगा वहां पे, फंडामेंटल राइट्स क्या करेंगे, प्रिवेल करेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जब सोशलिस्ट प्रिंसिपल में देखते हैं तो आर्टिकल 39 हमें सबसे पहले नजर आता है। जब आर्टिकल 39 हमें सबसे पहले नजर आता है तो हमें नजर पड़ती है इसमें फ्री लीगल एड, है ना। और फ्री लीगल एड पर जब हमारी नजर पड़ती है तो हमें ये बताता है कि भाई सब नेचुरल जस्टिस बहुत जरूरी है, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ जो है अनजस्टिस हो जाए, है ना। किसी को सुनने का किसी ने मौका ही नहीं मिला, उसके पास या इस तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई जिसको जो है कोर्ट सुन ही नहीं पाया। तो यहाँ पे आर्टिकल 39A को जो है इसमें ऐड किया गया, और ये बताया गया कि भाई साहब सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या करे, इंश्योर करे, उसको मिलेगा जो है यहाँ से जो भी आर्टिकल 39A के फ्री लीगल एड में आपको एडवोकेट नहीं मिल सब, आप जो है नहीं हायर कर पा रहे हो तो गवर्नमेंट आपको एडवोकेट भी हायर कराती है आर्टिकल 39A में। क्यों कि आपको कोई डिफेंड करने वाला एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि वो नेचुरल जस्टिस के जो अगर आपको अगर नहीं सुना जाएगा तो वो किसके अगेंस्ट चला जाएगा, वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट चला जाएगा, नेचुरल लॉ के अगेंस्ट चला जाएगा।
Justice ensured to all and is not denied by region of economic और other disabilities। हम इस बेस पर डिनाइड नहीं कर सकते, किसी के साथ अनजस्टिस नहीं कर सकते तो भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो वकील ही हायर नहीं कर पाया, या कोई अदर डिसेबिलिटीज है, तो वहां पे इस ग्राउंड पे हम जो है उसको जो है अनजस्टिस उसके साथ नहीं होने देंगे। आर्टिकल 41 को जब देखते हैं, आर्टिकल 41 द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड द राइट टू वर्क। आर्टिकल 41 कहता है कि हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, राइट टू वर्क। हम कोशिश होगी स्टेट की वो सबको राइट टू वर्क प्रोवाइड, एंड टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंट इन केसेस अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट विद इन द लिमिट ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी। हम सबको जो है क्या करेंगे, राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस है, डिसेबलमेंट है, लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी। जो इकोनॉमिक कैपेसिटी हम उसमें कोशिश करेंगे कि हम इन सबको जो है राइट टू वर्क और टू एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, स्टेट करा सकें। आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, just because of the article 42 कहता है the state shall provide for just and human conditions, just and human conditions। भाई साहब हमको जो है ना जो ह्यूमन्स हैं उनकी कंडीशंस के बारे में बात करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ की कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है ना, तो वहाँ की जो कंडीशंस है वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से होना चाहिए वहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काम करने लायक वहाँ पे इन्वायरमेंट ही नहीं है ना। तो ये यहाँ पे आर्टिकल 42 बताता है, और इसी आर्टिकल 42 की ही देन है कि इसमें जो मैटरनिटी रिलीफ है ना, इसकी बदौलत जो है एक्ट आया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वो यहाँ पे जो मदर्स होती हैं उनको जो है मैटरनिटी लीव जो है इसी आर्टिकल के तहत जो उनको मिलती है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की बात करते हैं, आर्टिकल 43 इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और आर्टिकल 43 में ही इंश्योर करता है लिविंग वेजेस की बात करता है और मिनिमम वेजेस की बात करता है कि भाई साहब आप जो है अगर किसी को भी काम पे रख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक मिनिमम वेजेस आपको देना पड़ेगा वर्कर को। अगर आप ये प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो आप जो उसके साथ जो है उसके साथ अनजस्टिस कर रहे हो। The full enjoyment of leisure and social and cultural activities, also the promotion of cottage industry। हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं गांव में देहात में उन सबको क्या करना, प्रमोट करना है। इन रूरल एरियाज इज वन ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट, है ना। अब ये जो है इसमें कौन कौन चीजें आती हैं, हिंदी बता देता हूँ थोड़ा सा। जो मजदूरों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन होना चाहिए, एटलीस्ट वो तो मिलना चाहिए ना, है। जो भाई अगर आप जो है किसी को अगर वो मजदूरी आपके यहाँ कर रहा है और वो शाम को अपने लिए उस वेतन में खाना नहीं खरीद सकता है, तो ऐसा ऐसा काम करने से क्या फायदा। उचित कार्य परिस्थितियां प्रदान करना। अब ऐसा भी नहीं कि भाई साहब आप जो है काम पर तो रख लिए, उसको यही नहीं, उसके लिए सेफ्टी नहीं दी आपने, है ना। मजदूरों को अवकाश मिलना चाहिए, है ना, और अवकाश के साथ साथ उनकी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां, उनका भी वो कम से कम आनंद ले सके। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। हमको भाई साहब ऐसा भी नहीं करना है कि जो है जो छोटे छोटे ग्रामीण उद्योग हैं उनको जो खत्म हो जाना चाहिए। आजकल इस पे गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्रोग्राम इस पे चला रही है, ठीक है, क्योंकि इसको प्रमोट करना है। और आर्टिकल 43A, जो आर्टिकल 43A है, द स्टेट शैल टेक्स स्टेप टू प्रमोट देयर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। जो 43A आर्टिकल है वो 1976 में यानी कि कब ऐड किया गया था इसको, 42 सेकंड अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। राज्य को यह निर्देश देता है कि श्रमिकों को औद्योगिक उपक्रमों के प्रबंधन में भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है, उद्योगों में लोकतंत्र प्रबंधन और श्रमिक प्रबंधन सहयोग को बढ़ावा देना है। यानी कि आपके जो मैनेजमेंट है वहाँ पे क्या करना, और जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके बीच में एक सामंजस्य होगा, तो क्या क्या होगा, पार्ट, तो वहाँ का जो कल्चर बनेगा, वहाँ पर जो काम करने का तरीका होगा वो एक डिफरेंट टाइप का निकल के आएगा। तो इसमें आर्टिकल 43 में इसको 1976 में ऐड किया गया। एक आर्टिकल है 47। आर्टिकल 47 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी मैं कल ही मैं पढ़ रहा था
और इसमें मैंने कल पढ़ा कि अभी जो है हमारे पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ प्लेसेस को होली सिटी के रूप में जो है डिक्लेयर किया है, और वहाँ पे क्लियरली जो है वहाँ पे इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रिंक्स, है ना, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है वहाँ पे, जो वाइन है, अल्कोहल है, और वहाँ पर मीट है, उन सबको क्या कर दिया, बैन कर दिया गया है वहाँ पे। अब इस टबैको को बैन कर दिया गया है। तो क्यों, अब ये आर्टिकल 47 में ही आता है। जैसे बिहार में भी जो है वाइन बैन है, अल्कोहल वहाँ पे आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे लॉ भी आ गया है वहाँ पे। तो डायरेक्टर प्रिंसिपल कमिट द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टेट क्या करे, कि वहाँ पे क्या करे, रेज करे क्या, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। हमको बढ़ाना है कि जो हमारी जो पब्लिक हेल्थ है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, न्यूट्रिशंस बढ़ने चाहिए, एंड टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमारी पब्लिक क्या होगी, इम्प्रूव हमारी हेल्थ होगी, पर्टिकुलरली बाई प्रोहिबिटिंग इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक। हमें क्या करना है, इसके खिलाफ हमें हमें प्रोहिबिट, इसके जो प्रोहिबिट करने के लिए इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को हमें प्रोग्राम चलना चाहिए। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है ऐसे इनिशिएटिव लेकर आती है और कहती है कि भाई ये चीज़ें इंजूरियस हैं, प्रचार भी करती है, ऐड भी देती है, लेकिन हमारे यहाँ की पब्लिक आप जानते ही हो कितनी महान है, और डरते वरते नहीं है हमारे यहाँ के लोग जो है ना। आपको पता है कि जो सिगरेट की डिब्बी आती है उसके ऊपर वो जो है सब कुछ छपा होता है उस पर जो है, और उसको छपा होने के बावजूद भी जो है लोग जो है कंज्यूम करते हैं उसको, स्मोकिंग करते हैं। उन्हें पता है कि इससे कैंसर होगा, है ना, इससे हमारी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी उसको जो है ना इंजॉय करने के लिए लोग पीते हैं। तो एंड टू ड्रग्स इंजूरियस टू हेल्थ एंड एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पजेज। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से जो है इन सारी चीज़ों को बैन कर देंगे, कुछ मेडिकल पर्पजेस के लिए इसका यूज होता रहेगा, रिसर्च के लिए हम यूज करते रहेंगे। मैं थोड़ा सा हिंदी बता दूं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हमेशा कंप्लेंट करते हैं, सर आप जो है इंग्लिश में पढ़ा देते हैं और ऊपर से हमें समझ में नहीं आता है। मैं इतना हिंदी भाई इंग्लिश में हिंदी जो इंग्लिश में नहीं पढ़ाता हूँ, अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको, क्योंकि लॉ जो है थोड़ा सा इंग्लिश में आसान रहता है पढ़ाना उसको, क्योंकि चलिए फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य को ये दायित्व देते हैं कि वो पोषण के स्तर, क्या किसका स्तर, पोषण के स्तर, और जीवन मानक को बढ़ाएं और लोक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करें। विशेष रूप से राज्य को ऐसे मादक पेय पदार्थों, हानिकारक नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, सिवाय औषधि उपयोग के, यानी कि जो मेडिकल पर्पज है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, बाकी उसके सिवाय हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग बहुत ना इंजॉय कर रहे होंगे आज का लेक्चर। जो प्लीज आप कमेंट वमेंट तो कर एटलीस्ट आप कर दिया करो, हम उसमें जो है कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें सजेशंस दे दिया करो बीच बीच में कि सर ये जो है समझ में नहीं आ रहा है, ये आप रिव्यू दीजिए इसका, ठीक है, तो हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हों आगे आपकी वीडियो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या है। जो गांधीयन प्रिंसिपल्स है, हमारा जो डेफिनेट गांधीयन प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, तो गांधी गांधी कोई एक व्यक्ति, हम कहें गांधी एक व्यक्ति है, तो गांधी कोई व्यक्ति नहीं, गांधी व्यक्ति नहीं थे, गांधी एक आइडियोलॉजी है। गांधी क्या है, गांधी आइडियोलॉजी, और वो आइडियोलॉजी किसी के जाने से खत्म नहीं होती है। गांधी जी थे, गांधी थे नहीं, गांधी जी आज भी हजारों करोड़ों लोगों की दिल में बसते हैं, क्योंकि गांधी को मानने वाले लोग हैं, गांधी जी की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। गांधी कोई व्यक्ति नहीं, गांधी एक विचार है, आइडियोलॉजी है, गांधी एक सोच है, ठीक है। Based on Gandhian ideology used to represent the program of reconstruction enunciated by Gandhi during the national movement, under various articles they direct the state। बताते हैं किस तरीके से कौन कौन से आर्टिकल्स में जो है हम यूज कर सकते हैं उनके। तो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 कहता है द ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड इंडो दैम टू नेसेसरी पावर्स और अथॉरिटी टू इनेबल दैम टू फंक्शंस एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल जो 40 है वो बताता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइज कीजिए भाई सब ग्राम पंचायत को, और उनको कुछ नेसेसरी पावर दे दीजिए, अथॉरिटी दे दीजिए,
कुछ फंक्शन करने के लिए एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो सबसे निचले स्तर की गवर्नमेंट है उनको कुछ पावर दे दीजिए जहाँ पे वो अपने स्तर पर कुछ काम कर सकें। तो ये हमारा आर्टिकल 40 बताता है ऑर्गेनाइज ऑफ जिले विलेज पंचायत कर देंगे तो हम सबसे रूट लेवल पे हम जो है काम कर पाएंगे। ये हमारे गांधी जी की सोच थी। आर्टिकल 43, मैं आर्टिकल 43 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री एंड इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस ऑफ रूरल एरिया में बात की गई है, मिनिमम वेजेस की बात की गई है, तो वो हमारे आर्टिकल 43 में बात की गई है। आर्टिकल 43 बी, प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शंस, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसमें वॉलेंट्री क्या होना है, फॉर्मेशन करना है, ऑटोनोमस फंक्शनिंग कर सकते हैं आप, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये सारी चीजें हमने आर्टिकल 43 में बी में है। आर्टिकल 46 हमारा बताता है कि प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एंड एसटीज। ठीक है, आर्टिकल 46 स्पेशली बात करता है कि आपको एजुकेशन में प्रमोट करना है किसको, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिखाना है किसके लिए, एससी और एसटी एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी तरह का उनके साथ जो है सोशल इनजस्टिस और सोशल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ये स्टेट की जिम्मेदारी है, और कोई भी वो वीकर सेक्शन जिसके साथ इस तरीके का सोशल इनजस्टिस होता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी स्टेट की है। ठीक है, आर्टिकल 47 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बात करते हैं कि प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। आर्टिकल 47 क्लियरली बात करता है जहाँ पे हमको जो है प्रोहिबिट करना है कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक्स है, ड्रग्स है जो हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस है। आर्टिकल 48 प्रोहिबिट द स्लाउटर ऑफ काउज, क्लेव एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। हमको ऐसे जानवरों को जो है मिल्च करने रोकना है, हमको जो है प्रोहिबिट करना है, और इनकी ब्रीड्स को हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है, जिससे हम क्या कर सकें, इनकी नस्लों को आने वाले टाइम में हम जो है चेंज कर सकें, ठीक है ना, और सेव कर सकें। ये हमारा आर्टिकल 48 है। अब कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स भी हैं उसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में सबसे पहले आर्टिकल है 44, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, और ये हमारे जो फाउंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स थे, उन्होंने उस टाइम पे इसको ऐड कर दिया था और कहा था कि आने वाले टाइम में हम जो है पूरे ऑल ओवर द इंडिया में हम जो है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम क्या करेंगे, थ्रू आउट द कंट्री इसको एप्लीकेबल करेंगे। आप मुझे किसी स्टेट्स के नाम बता सकते हैं, वो कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यूसीसी जो है एप्लीकेबल है। आप कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएं कौन कौन से स्टेट में जो है हमारे जो है यूसीसी क्या है, यूसीसी एप्लीकेबल है, जहाँ पर यूसीसी अप्लाई हो चुका है वो कौन कौन से स्टेट है, आप मुझे उसमें जो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में, इसमें आर्टिकल 45 है जिसमें बात की गई है प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, है ना। ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट आपको पता ही है, इसको बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है थ्रू दी आंगनबाड़ी। ठीक है, और इसमें वहाँ पे कुछ न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड कराती है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो है न्यूट्रिशंस और उनकी एजुकेशन भी हो सके, तो वो अंडर आर्टिकल 45 के थ्रू होती है। आर्टिकल 48 में कहा गया है कि ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस। हमको जो एग्रीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री है उनको मॉडर्न तरीके से और साइंटिफिक तरीके से करना है। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48 में टू प्रोटेक्ट, इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे जो मोस्ट आर्टिकल है वो है 48। आपको पता ही है कि दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपने अभी देखा होगा कि बहुत हाई हो गया था, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई वहाँ पे, और वहाँ सांस लेना भी प्रॉब्लम हो रहा था अभी।
तो आर्टिकल 48A में जो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करें, जो भी जो हमारे जंगल्स हैं उनको, फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ है, किस तरीके से उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, वो हमारे आर्टिकल 48 में हमारी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, स्टेट है वो, उसमें जो है स्टेट जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है उसमें। आर्टिकल 49 protects monuments, places and object of artistic and historic interest which are declared to be a site of national importance। आर्टिकल 49 में हमें जो भी हमारे मोनूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं और जो आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं, हमको क्या, और जो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, हम उनको जो है क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी स्टेट की है। चाहे वो हमारा वो रेड फोर्ट हो, चाहे वो हमारा ताजमहल हो, जो भी हमारे जो मोनूमेंट्स हैं या प्लेसेस हैं, है ना, उन सब की प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो नेशनल इंपॉर्टेंस से जुड़े हुए हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट की है। आर्टिकल 50 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। इसमें बताया गया कि जो जुडिशरी है उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आर्टिकल 51 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जस्ट बिकॉज ऑफ ये इकलौता आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात करता है इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस। हम कभी भी वॉर के अगेंस्ट में नहीं जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हम युद्ध नहीं, हम बुद्ध वाली धरती से आते हैं। ये कई बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और बहुत सारे लोग जो है जब कभी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि हम जो है बुद्ध की धरती से आते हैं और हम युद्ध नहीं चाहते हैं। ठीक है, फास्टर एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, जो भी फोस्टर होगी हमारी ऊपर रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो भी एप्लीकेबल, हम उनको जो फॉलो करेंगे और ऑब्लिगेशंस हम रेस्पेक्ट करते हैं। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, जो भी हमारे जो डिस्प्यूट्स होंगे इंटरनेशनल लेवल पे, हम उनको आर्बिट्रेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, सेटल कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस दिया है री केरला एजुकेशन बिल। लेकिन री केरला एजुकेशन जब भी हम बिल की बात आती है तो हमें फंडामेंटल राइट्स की भी याद आती है। क्यों, किस को याद आ रही है कि भाई साहब ये केस तो हम फंडामेंटल राइट में पढ़ कर आए हैं? कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ किस आर्टिकल में आपने री केरला एजुकेशन बिल केस पढ़ा है। Supreme Court held that through directive principles cannot override fundamental rights. Cannot override the fundamental. Nevertheless, in the determining the scope and ambit of fundamental rights, the court take into account directive principle and adopt a principle of harmonious construction. ठीक है, कभी भी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवरराइड नहीं कर सकती है फंडामेंटल राइट्स। ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी होगी। जब तक नहीं कर सकती जब उसका स्कोप एम्बिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जब उसका जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है अडॉप्ट ना कर ले प्रिंसिपल, जब उसका एक ऑब्जेक्टिव ना हो, तब तक ओवरराइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी आपको ये वीडियो कैसी लगती है आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए, और आगे आने वाली सभी वीडियो को जिस भी आपको हम जो प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, और जो अगली इससे मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा फंडामेंटल राइट्स और जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बीच में रिलेशन के बारे में होगी, तो वो भी जल्दी आपको मिल जाएगी, 1-2 दिन में ही मिल जाएगी आपको। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय।